और इसलिए बढ़ सर जाता है वॉइस सब। नहीं आ वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल। आ रही है सर अब। अटक रही है। पर कट कट के आ रही है। कट के आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू भी है आजकल, थोड़ा वाईफाई में भी प्रॉब्लम चल रहा है कुछ। तो अभी अभी ठीक है या नहीं है? अभी ठीक है ओके सर। सर। ठीक। ठीक है, थोड़ा मैं थोड़ा लाउड भी बोलने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है और क्लियर आए। तो बेसिक जो डिफरेंस है इस सब्जेक्ट में और बाकी सब्जेक्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स प्योरली थ्योरेटिकल हैं, कुछ सब्जेक्ट्स मशीन बेस्ड हैं, और अपने कोर्स में हम देखें तो, और ये जो सब्जेक्ट हैं डिजाइनिंग बेस्ड हैं, क्रिएटिविटी बेस्ड हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज हैविंग क्रिएटिव बेस। तो पर्टिकुलरली जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका रुझान क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा है, उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जिनका लॉजिकल और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है उनके लिए भी अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरा मैथ्स चलता है, मार्किंग मैथमेटिकल मार्किंग है। टीएफ में आप कितना ही कुछ लिखें तब भी आपके 100% मार्क्स नहीं आएंगे, बट फैब्रिक स्ट्रक्चर में अगर आपने एक्यूरेट लिखा है तो यू विल गेट 100%। आपने एक भी मिस्टेक किया है यू विल गेट 0। 0 और 100%, उसके बीच में स्कोर नहीं होता है। तो मैथमेटिकल मार्किंग है, और बट मैथमेटिक्स की तरह टिपिकल नहीं है, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, इजी है। ओनली कंडीशन इज आपने पहली 10 क्लासेस, पहली 10 क्लासेस रेगुलरली, सिंसियरली एंड विद फॉलो अप कि वापस मैंने जो पढ़ाया है उसको पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आप आए। तो अगर ये 3 चीज़ें अगर आपने की हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। दिव्यांशु व्यास पूरा स्क्रीन पे क्यों आने लगा, क्या चेंज किया उसने? बड़ा कुछ टेक्निकल चीजें मत करो, जो भी चीज चल रही है उसको नॉर्मल चलने दो। तो ये तो है सब्जेक्ट के बारे में। सेकंड थिंग जो है, हमें जो रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली मटेरियल्स रिलेटेड, आपको एक ग्राफ अरेंज करना पड़ेगा। मैंने गर्वित को एक्सप्लेन किया है, वो डिटेल में बता देगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो गर्वित से पूछ लें। तो मैं उस ग्राफ को स्कैन करके आपको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग को अगर पॉसिबल हो प्रिंट करवाना तो एटलीस्ट उसकी 50 कॉपीज आप लोग प्रिंट करवा लें। कुछ लोग बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो आप अपनों को म्यूट रखें और कोई चेंजेस नहीं करें, आप उसी पोजीशन में बने रहें। वीडियो भी अभी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका डेटा ज़्यादा खर्च होगा। जब वीडियो ऑन करना होगा तब मैं बोल दूंगा, अगर किसी को स्पेसिफिकली किसी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो वीडियो अगर ऑन करना है तो भी मैं बोल दूंगा आपको। अदरवाइज आप अनावश्यक डेटा कंज्यूम नहीं करें। और जस्ट फॉर अटेंडेंस, सेक ऑफ अटेंडेंस, केवल अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। बट अगर इस क्लास को आप रेगुलरली, सिंसियरली अगर अटेंड करेंगे, तो जो मैं कह रहा था कि क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो आप जैसे वीविंग है, स्पिनिंग है, FM1, FM2, FM3, फाइबर साइंस है तो 1, 2, 3 ऐसा आप हर सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो कहीं किसी सेमेस्टर में थोड़ा नहीं भी पढ़ा तो चल जाएगा। फैब्रिक स्ट्रक्चर आपका इसी सेमेस्टर में आएगा, और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स है वो भी इसी सेमेस्टर में आएगा। बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ बॉडी, बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट है फैब्रिक स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, या जो सब्जेक्ट है, इसका जो बेस्ट, इसका जो कनेक्शन है, बिकॉज वी आर रिलेटिंग विद फैब्रिक स्ट्रक्चर मीन्स वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फैब्रिक। सो फैब्रिक बनाने के लिए रॉ मटेरियल है यार्न, यार्न बनाने के लिए रॉ मटेरियल है फाइबर। तो यहाँ पर सारी नॉलेज अप्लाई होगी। तो एक पर्सन जो फैब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा है उसको फाइबर की नॉलेज भी चाहिए, यार्न की नॉलेज भी चाहिए, एंड देन फैब्रिक बनने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेसिंग की नॉलेज भी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं एक कंप्लीट और एक्सेलेंट और कॉम्पिटेंट डिजाइनर बनने के लिए। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है इस फील्ड का, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस सब्जेक्ट यू कैन बी प्लेस्ड इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है टेक्सटाइल डिवीजन के अंदर, पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि वाइट कॉलर जॉब में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि टेक्सटाइल
कि बाकी स्ट्रीम्स में या बाकी फील्ड्स में अप्लाई नहीं होता है। जनरल शिफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, अगर ये आप वीविंग प्रोडक्शन, स्पिनिंग प्रोडक्शन, स्पिनिंग फाइबर प्रोडक्शन में है या आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको पहले 8-10 साल शिफ्ट्स में निकल जाएंगे। शिफ्ट का मतलब कभी आप नाइट में हैं, कभी आप मॉर्निंग में हैं, कभी आप आफ्टरनून में हैं, तो शिफ्ट वर्किंग होगी, जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है। बैठने को चेयर भी नहीं मिलती है, और जो एटमॉस्फेयर है वो टेम्परेचर कंडीशन सारी की सारी टफ है, जो कि यहाँ पर नहीं है। यू विल बी सिटिंग इन एयर कंडीशनड रूम एंड यू विल हैव अ जनरल शिफ्ट। यस, एक पॉइंट जो है वहाँ पर हम इसमें लैकिंग करते हैं कि नंबर ऑफ चेंजेस जो है या नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है जिनके पास R&D डिपार्टमेंट है, दैट इज़ वेरी लेस। स्पिनिंग की देखें तो हज़ारों यूनिट्स हैं, लाखों स्पिंडल्स हैं, तो जितना ज़्यादा वर्सेटाइल फील्ड होगा, जितना ज़्यादा ह्यूज फील्ड होगा, वहाँ पर नंबर ऑफ चेंजेस ज़्यादा मिलेंगे, तो प्रोग्रेस के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बट ये पॉइंट नलीफाई इसलिए होता है कि अगर कोई अपनी लाइफ में देखें तो हम कितने चेंजेस लेते हैं, और एवरेज आप चेंजेस निकालें। चेंजेस मीन्स फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री टू गेट मोर हाई प्रमोशंस, वो मेरा चेंज से मतलब है। तो वो जो चेंजेस हैं जनरली लाइफ में अगर एवरेज देखें, और जिनकी बहुत सक्सेसफुल स्टोरी रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी एक इशू होता है। नंबर ऑफ चेंजेस जितने ज़्यादा हैं, आपकी वर्थ कम होती है, आपकी रेपुटेशन इंडस्ट्री में कम होती है, और आपको एट लास्ट अगर देखें तो आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कम होता है जिन्होंने इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी दिया है। और जनरली लोग बोलते 3 साल 4 साल, मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत छोटा सा पीरियड है। हाँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू शुड गो फॉर दैट। बट एक इंडस्ट्री में लगभग 8-10 साल का अगर आपका टेन्योर निकलता है, फर्स्ट चेंज फिर भी थोड़ा आप फास्ट ले सकते हैं 3-4 ईयर्स के बाद, लेकिन अगर एक अच्छी इंडस्ट्री आपको मिल जाती है आपकी चॉइस की, और एक ठीक ठाक सैलरी आपको मिल जाती है, उसके बाद 8-10 साल आपको वहाँ रुकना होता है। और वो जो 8-10 साल है, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी रिलायबिलिटी, आपकी बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाती है, और उसकी वजह से आप एक अच्छे पे स्केल में जाते हैं और एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो यूँ हम देखें, पहला चेंज आपने 3 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में ले लिया है ऑन एवरेज। 2.5 ईयर्स टू 4 ईयर्स में अगर आपने पहला चेंज ले लिया है, तो नेक्स्ट इंडस्ट्री में आपको कम से कम 8-10 साल निकालने, यानी कि हो गया आपका कम से कम 11-12 साल। जनरली 30 ईयर्स की जॉब कोई करता है एवरेज, तो 12 साल आपके वहाँ निकल चुके हैं, तो बच्चे 18 साल। और 12 साल बाद आप ऐसी पोजीशन में होते जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो नेक्स्ट चेंज के बाद आप शायद चेंज नहीं ले, और ले तो भी बहुत अच्छी प्रमोशन के लिए अगर आप ले, तो फिर 8-10 साल बाद आप चेंज लेंगे। हार्डली 4 और 5 चेंजेस इन टोटल टेन्योर ऑफ 30 ईयर्स। उतने चेंजेस तो आपको इस फील्ड में भी मिल जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है, और थोड़ा सा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना कॉम्पिटेंट बनाते हैं। और ये पूरा प्रैक्टिकल फील्ड है, जहाँ पे आपको फाइबर की, यार्न की, फैब्रिक की, और फैब्रिक पैरामीटर्स की, और प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट जो पीरियड है आपका 3 इयर्स का, दैट इज लर्निंग पीरियड। फ्लोर लेवल की लर्निंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग जाननी है, चाहे वो फाइबर की हो, चाहे वो यार्न की हो, चाहे प्रोसेसिंग की हो, चाहे फैब्रिक की हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, वो सब जानना। मेंटेनेंस जानने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट प्रोडक्शन जानने की ज़रूरत पड़ेगी। और मेनली पैरामीटर्स, फाइबर पैरामीटर्स, यार्न पैरामीटर्स, फैब्रिक पैरामीटर्स को जानने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसकी डेप्थ नॉलेज अगर आपको होती 3 साल में, उसको आप अप्लाई करते नेक्स्ट 10 ईयर्स में, यू विल गेट अ वेरी गुड पोजीशन इन द नेक्स्ट चेंज। जब नेक्स्ट चेंज में आपको बहुत अच्छी पोजीशन अगर मिलती है, तो आपको बहुत अच्छा सैलरी भी मिलेगा, और बहुत अच्छा रेपुटेशन भी मिलेगा, और प्लस जो जॉब का कंफर्ट है वो तो फर्स्ट डे से ही है आपके साथ में। तो ये सारी चीज़ें देखें तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ये सब्जेक्ट आप केवल इसी सेमेस्टर में पढ़ोगे, एंड बिकॉज वी आर इन ऑनलाइन मोड, तो इट इज़ चैलेंज फॉर अस। एक तो रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड करना, थ्योरी, प्रैक्टिकल भी मैं आपको अलग से क्लास लूँगा आपकी। तो कुछ स्टार्टिंग क्लासेस थ्योरेटिकल होगी, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल की पूरी नॉलेज इम्पार्ट करूँगा। प्लस पॉइंट मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ाने का ये है कि मेरा इस फील्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है,
और लास्ट 24 ईयर्स से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और उसके पहले जो मेरा 5-6 ईयर्स का जो इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा मुझे प्रैक्टिकली साउंड करता है। तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको एक बेसिक जो आपको नॉलेज चाहिए या बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में इस फील्ड में प्लेसमेंट पाने के लिए और आगे जाके अच्छे से सक्सेस होने के लिए, वो एक इस सेमेस्टर में मैं कंप्लीट करवा सकता हूँ और करवाऊंगा। जो बच्चे सिंसियरली अटेंड करेंगे वो इसमें उस लेवल तक पहुंच भी जाएंगे, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। आपका एश्योरेंस मुझे केवल ये चाहिए कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, क्लास में जो पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, दैट विल टेक 15 to 30 मिनट्स डेली। नेक्स्ट क्लास में आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चन को आंसर करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मेथड ऑफ टीचिंग इस बार चेंज रहेगा, जो कि टेक्सटाइल फाइबर में नहीं था। इट वाज ऑलमोस्ट वन साइडेड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आपकी थी भी नहीं और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को था नहीं। मटेरियल से मुझे शेयर करना था, वो मैंने हमेशा आपको किया है। तो वहाँ भी काफ़ी कम मैंने जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की, बट प्रैक्टिकल में आपका उतना अच्छे से नहीं हो पाया, वो हम इस बार मिस नहीं होने देंगे। मैं बस बशर्ते कि थोड़ी सी कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो अब हम रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। थ्योरी के लिए आपको रिक्वायरमेंट है ग्राफ की। ग्राफ में शेयर करूँगा एक आज या कल में, तो आप लोग उसको जल्दी से प्रिंट आउट करवा लें। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको प्रिंटिंग अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको वो ग्राफ बैठ के बनाना पड़ेगा। स्केल और पेंसिल कुछ लेकर के आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। सारी वर्किंग में आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको पेन पेंसिल और इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी आप मेरी क्लास में आए, ग्राफ आपके पास होना चाहिए, एक आपका रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप नोट्स लेंगे। कई बार मैं डिक्टेट भी करवा सकता हूँ, कई बार मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी कम है तो हो सकता है थोड़ी सी थ्योरी तो मैं आपको नोट भी करवा दूँ, तो वो आपको नोट भी करनी है। और मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल है या जो नहीं है तो मैं और अपलोड करूँगा, तो उनको भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ करेंगे तो ही आप इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से समझ पाएंगे। मैंने पहले ही बोला कि ऑनलाइन मोड में है तो दैट इज़ चैलेंज फॉर यू। तो मेरे लिए भी चैलेंज है, पहली बार इस सब्जेक्ट को मैं ऑनलाइन मोड में ले रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास ग्राफ बोर्ड होता है, आपके पास ग्राफ कॉपी होती है और हम साथ साथ में डिज़ाइंस बनाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से मैं अपनी चीज़ों को मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट और उसमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। देखते हैं क्या सबसे अच्छा मोड निकल के आता है, वो करते करते आएगा। सो फाइनली ये आपको थ्योरी में चाहिए 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। एक रजिस्टर, नोट पैड जो भी आपका है एक आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब भी मैं कुछ लिखवाता हूँ आपको लिखना है और उसको फिर पढ़ना है। ग्राफ होना चाहिए, जब भी मैं ग्राफ पे वर्क करने के लिए बोलता हूँ आपको ग्राफ पे करना है, और ग्राफ पे वर्क करते हो तो आपके पास पेंसिल और इरेजर होना चाहिए, ताकि आपकी कोई मिस्टेक भी है तो आप उसको इरेज कर सकें। रेगुलर क्लास अटेंड करना है, बस यही थ्योरी की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिकल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कुछ चीज़ें हो सकता है आप थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो मैनेज हो जाएगी, और अभी से आप स्टार्ट करते जो पहले मैनेज करेगा उसको पहले मिल जाएगा। तो इसमें जो मेरे को मेन रिक्वायरमेंट है, एक पिक ग्लास बोलते हैं, काउंटिंग ग्लास और पिक ग्लास, PICK, पिक से आता है। एंड्स एंड पिक्स जो होते हैं ना, तो जनरली लोग पिक्स काउंट करते हैं, इसलिए उसको पिक ग्लास भी बोलते हैं। और उससे हम नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच काउंट कर सकते हैं फैब्रिक के अंदर। एंड वाइज वार्प वाइज करेंगे तो एंड्स पर इंच हो जाएगा, और वेफ वाइज करेंगे तो पिक्स पर इंच हो जाएगा। तो ये 2 पैरामीटर फैब्रिक के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम काउंटिंग ग्लास की हेल्प से काउंट करते हैं। बट अगर काउंटिंग ग्लास अवेलेबल है तो ठीक, हम वो मेथड अडॉप्ट करेंगे। अदरवाइज मैनुअल मेथड भी है, जिसमें आपके पास एक स्केल होना चाहिए, 1 इंच पे फैब्रिक पे मार्क करना आना चाहिए, और उसके बाद थ्रेड्स को काउंट करके बाहर निकालते जाओ और काउंट करते जाओ आपको 1 इंच में कितने थ्रेड्स है, यू कैन काउंट इट। तो ये पिक्स EPI और PPI के लिए हमें काउंटिंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी, और काउंटिंग ग्लास हमें चाहिए उसके अलावा व्यू देखने के लिए। व्यू मीन्स डिजाइन, फैब्रिक का व्यू क्या है, डिजाइन क्या है, इंटरलेसिंग ऑर्डर क्या है, उसको हम व्यू बोलते हैं। तो व्यू देखने के लिए आपको काउंटिंग ग्लास चाहिए, तो काउंटिंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी EPI PPI और व्यू देखने के लिए। EPI PPI का ऑल्टरनेटिव मेथड है, अगर काउंटिंग ग्लास नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं, बट व्यू के लिए आपको काउंटिंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। काउंटिंग ग्लास का मतलब उसमें एक लेंस है जो कि उसको फैब्रिक को मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो कई बार गाँवों में आपने देखा होगा, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके पास भी एक ऐसा मिरर टाइप का होता है, वो देख चीज़ों को एनलार्ज मैग्नीफाई करके देखते हैं।
तो वही चीज़ हमें चाहिए। तो एग्जैक्ट हमारा जो काउंटिंग क्लास वो अवेलेबल नहीं भी है, तब भी आप उसको किसी इन तरीकों से आप कर सकते हैं। बाकी कुछ पैरामीटर्स हैं, वो भी आपको एनालाइज करने में घर पे आप कर सकते हैं। जैसे आपको उसका ट्विस्ट देखना है यार्न का, एस ट्विस्ट है कि जेड ट्विस्ट है, तो वो आप उसको रिमूव करके देख सकते हैं, उसमें किसी अपैरेटस की ज़रूरत नहीं है। फिर यार्न का काउंट निकालने के लिए हमें एक अपैरेटस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बीजलेस बैलेंस बोलते हैं। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है, किसी की शॉप है, गोल्डस्मिथ की शॉप है, उस पर अगर छोटा सा बैलेंस है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपके आसपास कोई सुनार तो हो गई होगा और उसके पास छोटा सा एक बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आजकल हर जगह मिलते हैं, किराने की शॉप पे भी मिलते हैं, बट वो थोड़ा बड़ा है तो शायद उसमें मेजरमेंट आए नहीं आए, हमें यार्न को वेट करना पड़ेगा कुछ थ्रेड्स निकाल के। तो अगर कम थ्रेड्स का नहीं आएगा तो हम ज़्यादा थ्रेड्स निकाल के भी कर सकते हैं। तो यानी कि काउंट करने के लिए भी आपके आसपास कुछ न कुछ आपको बैलेंस मिल जाएगा। बीजले बैलेंस एक इक्विपमेंट है जिस पर डायरेक्टली हम फैब्रिक से यार्न निकाल के उस पर बैलेंस करते हैं और जस्ट नंबर काउंट करते हैं, और उस नंबर ही उसका काउंट होता है। एक्चुअली यार्न काउंट होता है कॉटन काउंट सिस्टम के अंदर, या और भी जो प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम्स है उसके बारे में आपको थ्योरी में डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें कि हम क्या क्या पैरामीटर्स एनालाइज करते हैं, और वो पैरामीटर्स एनालाइज करने का मेथड क्या है, ये थ्योरेटिकली सारा बताऊंगा मैं आपको। तो वो सब चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है ताकि आपको बाद में भी याद रह सकें, जब आप प्रैक्टिकल घर पे करोगे तब, और उसको समझनी भी है। तो हम स्टार्टिंग की क्लास में स्पीड अप नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, और आपको भी अटेंटिव रहना है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपस में हमारा जो क्लास है वो कम्युनिकेटिव क्लास होनी चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आप जो चैट बॉक्स है वो मैं चेक करता रहूँगा, उसमें आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे ही मेरे को लगेगा कि इस समय इस क्वेश्चन को लेना है तो मैं वहाँ पे ले लूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अभी इतनी नई है कि आपकी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो हम बार बार क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, मैं उसको आंसर कर दूंगा, या मुझे आप व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज डाल दें तो मैं आंसर कर दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा। ऐसे हम क्लास का ये प्लानिंग रहेगा हमारा इस सेमेस्टर का। तो काउंटिंग क्लास और एक बैलेंस आसपास कहीं हो तो इतना सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, और एक बार 2 मिनट के लिए जाके आपको अपना जो यार्न सैंपल कैसे कैसे लेना वो मैं बताऊंगा, जाके उसको वेट करके लेके आना है, बस इतना सा करना है। तो मुझे लगता है हमारी जो लैब है वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं, ये 2 चीज़ें अगर आप मैनेज कर लें। काउंटिंग क्लास आपके मोस्ट ऑफ द सीनियर्स जो अभी फाइनल ईयर में है उन सबके पास है। थर्ड ईयर का भी, क्योंकि कुछ क्लासेस हुई थी, 1-2 प्रैक्टिकल्स हो गए थे, तो सब काउंटिंग क्लास ला चुके थे जो अभी थर्ड ईयर में है। तो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के पास काउंटिंग क्लासेस हैं। तो जो भी नियरेस्ट आपके सीनियर्स हैं वो किसी भी मीडियम से आप तक पहुंचा सकते हैं, कुरियर से, बस से, जो भी अवेलेबल है चीज़ें वहाँ से आपको पहुंचा सकते हैं। तो दैट यू हैव टू अरेंज फॉर दीज 2 थिंग्स, काउंटिंग क्लास एंड ग्राफ पेपर। वो कैसे अरेंज करना है वो आपको देखना है, और अरेंज नहीं होता है तो फिर ग्राफ आपको बनाना है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप बना ही सकते हैं। तो बस यही, इन सब चीज़ों पे आप स्टार्ट कर दें वर्किंग, ताकि संडे तक आप कंप्लीट कर लें। और आज इसलिए मैंने कंबाइंड क्लास ली ताकि दोनों बैचेस को पता चल जाए। फिर हम कंबाइंड क्लास नहीं लेंगे, एज पर शेड्यूल लेंगे, कम से कम स्टार्टिंग की 6-7 क्लासेस तो। और यार अरविंद सर से बात कर लूँगा एक बार, शायद वो भी क्लासेस नहीं ले पाएंगे तो हो सकता उनकी क्लासेस भी मैं ही लूँगा, तो थोड़ा हमारा स्टार्टिंग जो बेसिक कंसेप्ट वो जल्दी कवर हो जाएंगे। थोड़ा हमें स्पीड अप भी करना पड़ेगा क्योंकि इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। जितना हम स्पीड अप करेंगे उतनी डिज़ाइन ज़्यादा कवर करेंगे, जितना हम कम स्पीड करेंगे तो मैं आपको कम डिज़ाइन कराऊंगा, आपको घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे वर्कआउट करती हैं, देखते हैं। गर्वित 77 स्टूडेंट्स अभी हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ले लिया सर। और जो मैंने चीज़ें बताई हैं अगर एक बार समराइज करके आप मैसेज डाल दो तो बाकी बच्चों को भी कन्वे हो जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल जो मेरी क्लास है जिस सेक्शन में, उसमें ऑलमोस्ट 100% स्ट्रेंथ हो जाए, ताकि जो स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ वो किसी का छूटे नहीं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉट ओनली गर्वित अकेला ये नहीं कर पाएगा। अभी मुझे कुछ नाम स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ऋषांक, दिनेश, आकाश, स्नेहा, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो नज़र नहीं आ रहे हैं वो भी। देखता हूँ और भी कौन कौन लोग हैं। तो आर्यन है, अभिजीत हैं, अजीत हैं, सबके नाम ले नहीं पाऊंगा। तो
आप लोग भी ट्राई करें। 77 ही आज अवेलेबल हैं और टोटल स्ट्रेंथ अराउंड 110 है। तो बाकी करीब 35 स्टूडेंट्स को अपने को और इन्फॉर्म करना है कि इस क्लास में रेगुलर रहें, एटलीस्ट फर्स्ट 10 क्लासेस। उसमें आपके बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो कवर हो जाएंगे। बेसिक फंडामेंटल्स के बाद जो भी आपका यूनिट से सिलेबस बचेगा वो आप लोग नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ में आएगा अगर आपने फर्स्ट 10 क्लासेस नहीं ली है तो गर्वी जो मैसेज बनाओ उसमें ये सब चीजें मेंशन कर देना। ओके सर। और मुझे भेज देना, उसमें कुछ भी अपडेट कुछ चेंजेस होंगे तो मैं करके आपको दे दूंगा और फिर आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देना, ग्रुप में डाल देना। ठीक है गर्वित, इस बार थोड़ा सीआर का ओके सर। ज्यादा रहेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो दो सीआर मुझे ए सेक्शन में चाहिए, 2 सीआर मुझे बी सेक्शन में चाहिए। तो ए में तो गर्वित है ही, एक और कौन है? इट विल बी बेटर इफ अनदर मे बी वन गर्ल। अभी ऑलरेडी अलॉटेड है सीआर 2 गर्वित ए सेक्शन में? नहीं सर। एक तो तुम हो, शायद काजल भी ए सेक्शन में है। हाँ सर। क्योंकि काजल थोड़ा यस सर। हाँ, काजल इजीली मुझसे कम्युनिकेट भी कर पाएगी एंड ऑलरेडी उसने मेरे साथ कुछ काम भी असाइन किया, मैंने उसको, वो अच्छे से कर रही है। तो काजल मुझे लगता है, और तुम क्या यहाँ पे भी हो तो कभी अगर तुम्हें फिजिकली बुलाना पड़ा तभी तुम आ सकती हो। आर यू कंफर्टेबल? यस सर। वैसे तो मैं नहीं बोलूँगा, कोविड की सिचुएशन में वैसे भी मैं मिनिमम कोशिश करेंगे, बट कभी ऐसा हुआ तो बाकी सब प्रिकॉशंस लेते हुए तुम आ सकती हो, क्योंकि तुम्हारा शायद 1 किलोमीटर दूरी है घर से यहाँ से कॉलेज। बट अगर आपके पेरेंट्स से पूछ लेना, तो अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं, तो गर्वित के साथ आप भी ए सेक्शन में सीआर रहेंगे। ठीक है? तो ओके सर। बट इट इज नॉट फोर्सफुली फ्रॉम माय साइड, यू हैव योर चॉइस, यू कैन कंफर्म। अगर आपका नहीं होगा तो हम किसी और को देंगे। ठीक है? तो आप मुझे शाम तक कंफर्म कर दें। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी सेक्शन में ऑलरेडी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है गर्वित? सर अभी तो किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, दोनों सेक्शन आप ही देख रहे थे? हाँ सर। तो बी सेक्शन में वॉलेंटियर अपने आप कोई करना चाहे बता दें मुझे, एक बॉय एक गर्ल। बट ये जरूरी नहीं कोई गर्ल हो या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। बट कम्युनिकेशन टाइमली होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट खुद अपने मन से कोई करना चाहे तो बता दें। हाँ जी, राहुल बिश्नोई। राहुल खुद बोल रहा है कि राहुल का नाम कोई और बोल रहा है? यस सर। राहुल खुद बोल रहा है? हाँ सर। राहुल, यू आर इंटरेस्टेड? यस सर। राहुल ठीक है। तो ये इस क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप से मैसेज डालना, तुम्हारा नाम यस सर। लिख, तो मैं तुम्हारे नाम को सेव कर लूंगा। काजल का नाम मैंने यस ऑलरेडी सर। सेव कर रखा, गर्वित का सेव है। और राहुल के साथ एक और कोई हो सकता है, मुझे लगता है वो मल्लिका क्लास में है अभी। यस सर। तो मल्लिका, यू आर फ्रॉम डिप्लोमा आल्सो एंड यू आर अ गर्ल कैंडिडेट एंड ऑलरेडी वी हैव कम्युनिकेशन। तो इट विल बेटर कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो आप, बट ये है कि जो सीआर हैं उनको पूरा 100% क्लासेस अटेंड करनी है, ये कमिटमेंट होना चाहिए जब तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। नहीं सर, नो इश्यूज। और दोनों सीआर अगर नहीं किसी क्लास में है तो उनको थर्ड को अपॉइंट करके मुझे मैसेज करना है कि आज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड वो देखेगा या देखेगी। यस सर। ठीक है, क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो आज मुझे ये चीजें आपको कन्वे करनी थी। और गर्वित मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार। और वैसे तुम्हारे पास भी मेंटेन रखना गर्वित, हो सकता है अटेंडेंस तुम्हारे में से कोई मेंटेन करेगा, तो मैं बता दूंगा कौन मेंटेन करेगा, तो उसको भेज देना तुम। ठीक है? यस सर। और नेक्स्ट टाइम से आप रजिस्टर लेके आए तो कल से मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। ठीक है? ओके सर। और जितना ओके पीपीटी सर। प्रिपरेशन हो पाएगा साइमल्टेनियसली साथ में, तो मैं वो भी आपको शेयर करूंगा। बट अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत मजा आएगा इस सब्जेक्ट में। बस ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी और थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको समझनी। और बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में दे आर
डूइंग, दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन इन डिजाइनिंग बट दे आर नॉट टेक्निकल। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है सब्जेक्ट के अंदर। नॉन टेक्निकल लोग भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टेक्निकल से भी अच्छा कर रहे हैं। तो आप तो टेक्निकल है तो नेचुरल आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस फील्ड में, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा फील्ड है। तो एटलीस्ट गर्ल्स को और जो भी क्रिएटिव साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ओके, ऑलमोस्ट क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। कल हम 11 बजे जो भी सेक्शन का है उस सेक्शन के लिए करेंगे। दोनों सेक्शन अभी एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है, वन बाय अभी Okay, sir. अकॉर्डिंग टाइम टेबल चलेंगे। फिर जैसे ही लगेगा कि बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट हो गए फिर हम इसको हो सकता है एक साथ कर दें, ठीक है। ओके Okay, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ध्यान रखें, बाहर मूव नहीं करें, ठीक है, सेफ रहें, हेल्दी रहें, अच्छा फूड लें और बहुत प्यार से घर वालों के साथ रहें। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।